द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए टोटल 150 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं और हमारे साथ पंखुड़ी, वीपी, अमित, भूरा सिंह, ओमवीर, पीके म्यूजिक, अंजू, राजेश, मोहिनी और सौरभ हमेशा लगातार बराबर बने हुए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और वीडियो को ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए जिससे अन्य साथी भी आपका जुड़कर प्रैक्टिस सेट का लाभ लेते रहें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसमें पहला और दूसरा जो क्वेश्चन है ये आपका गद्यांश से है। गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ना है। ये आपके स्क्रीन पर पूरा गद्यांश दिख रहा है, इसको अच्छे से पढ़िए। तो उम्मीद है पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़ पाए तो वीडियो को रोकिए और आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे भी है, थोड़ा से इसको भी देख लीजिएगा। चलिए हो गया होगा, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मिट्टी और धूल शब्द युग्म की तुलना किससे की गई है? मिट्टी और धूल जो ये शब्द दोनों शब्द युग्म हैं, इसकी तुलना किससे की गई है? शब्द से की गई है, रस से की गई है, शब्द और रस दोनों से की गई है, स्पर्श से की गई है। यहाँ पे ऑप्शन चारों आपके स्क्रीन पर है, कमेंट करके चलिए बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका। तो यहाँ शब्द और रस दोनों से की गई है, ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका है, ये गद्यांश जो ऊपर लिखा है इसमें गोधूल किसे कहा गया है? तो गोपालकों के पदों की जो धूल को गोधूल कहा गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर, इसमें तीसरा चौथा प्रश्न आपके ये पद्यांश से दिया गया है। पद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आपको देते रहना है। तो चलिए देखिए, उम्मीद है पूरा दिख रहा होगा आप लोग को। हे ग्राम देवता नमस्कार, यहाँ से स्टार्ट करना है और ये इसको पूरा पढ़ना है। यहाँ भी थोड़ा है, साथ साथ क्वेश्चन भी आपका दिख रहा है। इसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन का आंसर भी बताएंगे आप लोग। अधखुले अंग किसके हैं? ग्राम देवता के, मनुष्य के, किसान के या फिर प्रकाश के? तो अधखुले अंग जो हैं यहाँ पे वो किसान के ही हैं। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन, ये पद्यांश के अनुसार ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट है, प्रस्तुत जो ये पद्यांश है उसका उपयुक्त शीर्षक कौन सा होगा? किसान ही है, ग्राम देवता है, गांव की मिट्टी है या इनमें से कोई नहीं? तो चौथे का बी बिल्कुल ग्राम देवता ही इसका शीर्षक है उपयुक्त। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर है, ये ग्रामर से यहाँ से स्टार्ट हुआ है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर, हास्य स्वर हैं? देखिए ह्रस्व स्वर जो हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक ह्रस्व स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है और तीसरा जो होता है वो प्लुत स्वर होता है। तो यहाँ पे ह्रस्व स्वर के बारे में पूछा गया है, तो इनकी कुल कितनी संख्या होती है? और ह्रस्व स्वर में एक मात्राओं का भी प्रयोग किया जाता है। ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि ह्रस्व स्वर में कितनी मात्राओं का प्रयोग होता है, तो 1 मात्राओं का प्रयोग होता है। इसमें ऑप्शन पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकी संख्या कितनी है? 4। कौन कौन सी है? ये वाला आ है और ये वाला ई है, यानी छोटी वाला, एक मिनट गलत हो गया, छोटा वाला आ होगा और छोटी वाला ई होगी। फिर गलत हो गया, क्या हो रहा भाई, छोटा वाला आ होगा और ये छोटी वाली ई होगी और छोटा ऊ वाला ऊ होगा और उसके बाद री हो जाएगा। ये चारों क्या हैं? ये आपके ह्रस्व स्वर के जो हैं शब्द, मतलब वो वर्ण है। ठीक, तो ये चारों हैं, यहाँ 4 ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न जो है, वह व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? ये वह जो व्यंजन है इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो यहाँ पे आप लोग तो सभी को पता है, इसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन, क्या भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, दर्शन का तद्भव क्या होगा? दर्शन का तद्भव क्या होगा? तो यहाँ पर भी बिल्कुल सही ऑप्शन, इस प्रकार से दर्शन को लिख दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, उर्दू कलंगी, उर्दू हो गया, कलंगी हो गया और ताश, ये किस भाषा के शब्द हैं? तो ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। सी बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर? आप लोग का कमेंट मिला कि हम थोड़ा तेज़ी के साथ बढ़ाते हैं, इसलिए चलिए आज थोड़ा स्लो चलेंगे जिससे कि आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपने उत्तरों को लिख पाएँ। चलिए 9वें प्रश्न का आंसर बताइए, जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत होती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं। तो चलिए बताइए 9 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो भी है 9 का सी बिल्कुल सही ऑप्शन, अस्थावर बिल्कुल सही हो जाएगा, जंगम का विलोम शब्द। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो इसका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे मुमुक्षु बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, हमारे एक साथी का कमेंट बॉक्स में कमेंट आया था, वो कह रहे थे कि जो है सर ज्ञान मुद्रा की पब्लिकेशन की बुक को करा दिया जाए। ठीक है, आप लोग का जो है हमें कमेंट मिलता है तो उस पर जो है इसके बाद संभवतः उसी के प्रैक्टिस सेट को ही कराया जाए। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोग लगे रहिए। नहीं कराया जाता है तो कभी ना कभी तो कर ही दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग अब 100+ के ऊपर प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। और ऐसे ही अगर आप लोग हमारे साथ बराबर बने रहेंगे तो ऐसा कोई परीक्षा में कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा कि जो आपकी नज़र से ना गया हो। ठीक, तो बने रहिए और जो भी साथी हैं अपने उनको भी बताइए, जिससे कि वो भी बराबर बने रहें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपका, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द जो होता है उसको क्या कहा जाता है? लिंग, वचन, विशेषण, सर्वनाम। बहुत अच्छा प्रश्न। तो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है उसको सर्वनाम कहा जाता है। जैसे किसी के नाम पर, जैसे राम खाना खाता है, तो राम खाना खाता है ये एक सेंटेंस हो गया। उसके बाद अगला सेंटेंस जो बनाएंगे तो वहाँ पे राम का नाम लेना जरूरी नहीं है, उसके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग कर देते हैं। क्या कह देंगे कि राम खाना खाने के बाद वह जो है दिल्ली गया, ऐसे कह सकते हैं राम खाना खाने के बाद वह दिल्ली चला गया। ठीक, तो वह जो आया है किसके लिए आया है? राम के लिए आया है, तो यही सर्वनाम आपका है वह। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, वह खाना खाकर सो गया, वह खाना खाकर सो गया। तो यहाँ वह क्या है? तो ये जो है सर्वनाम है। ठीक, ध्यान रखिएगा। ऊपर के प्रश्नों में जो है इसी से रिलेट करके आप लोग जब क्वेश्चन को बनाएंगे तो समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। तो इसमें क्रिया का कौन सा भेद है ये बताना है। तो 12वें का ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है ये। जैसे वह खाना खाया उसके बाद सो गया, खाना खाने के बाद ही तो सोया है, तो ये पूर्वकालिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ अगला गर्दर्भ, गर्दर्भ का पर्यायवाची क्या होगा? तो पहला ही खर होता है। ये गधे का जो है पर्यायवाची गदर्भ, खर ये सभी होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो गधे के सभी पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? और ये जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। यहाँ पे ऑप्शन पहला ही पुनः प्लस जन्म सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इसमें माता पिता में समास कौन सा है ये बताना है। तो देखिए हम हमेशा बताते आए हैं, जब दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हों, मतलब विपरीत हों, एक दूसरे के विरोध करते हों और बीच में योजक चिन्ह हो, मान लेते हैं योजक चिन्ह नहीं है, फिर भी अगर एक दूसरे के विरोध में बात करते हैं, अपोजिट बात करते हैं, तो हमेशा द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि क्या कहते हैं, बीच में योजक चिन्ह होता है लेकिन एक समान ही होते हैं। जैसे हम कह दें एक और फिर योजक चिन्ह लगा दें एक, तो आप लोग से अगर ऐसा प्रश्न मिल जाता है परीक्षा में पूछा गया हो एक एक किस प्रकार का समास है, तो यहाँ पे आप लोग हमेशा ये याद रखिएगा, जब एक समान मिलेंगे तो वो अव्ययीभाव समास का उदाहरण होगा। ठीक, लेकिन जब अलग अलग यानी विपरीत मिलेंगे तो वहाँ पे द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। दोनों में आप लोग क्लियरिटी कर लीजिएगा। नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, तो इसका वीडियो जो है आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए बहुत अच्छे 15 क्वेश्चन हम लोग यहाँ हिंदी के कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं अंग्रेजी की पोर्शन की तरफ। और अंग्रेजी का पोर्शन यानी ये आपका 16 और 17 नंबर का प्रश्न जो बनेगा ये आपके पैसेज से बनेगा, जो नीचे पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, उसके बाद कमेंट बॉक्स में भी आंसर बनाने का प्रयास करते रहिएगा। उम्मीद है पढ़ लिए, नहीं पढ़ पाए वीडियो को रोकिए और आराम से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए वैसे देखा जाए तो पूरा पैराग्राफ दिख रहा है आप लोग को। क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, केवल ऑप्शन के बताएंगे। इसमें आप लोग हमारे ऑप्शन आंसर के साथ मिलान करते चलिएगा। और इसमें 15 क्वेश्चन होगा, देखिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही बन रहे हैं। चलिए 16 नंबर का प्रश्न का ऑप्शन जो सही होगा वो भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ 17 नंबर पे चलते हैं।
17 नंबर में ऑप्शन नंबर जो सही होगा 17 का वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट 18 से 20 तक प्रश्न जो है ये आपका पोएम से लिया गया है। ये नीचे पोएम दी गई है, इस पोएम को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ना है यहाँ तक। तो उम्मीद है पढ़ लिए हैं, नहीं पढ़ पाए तो वीडियो को रोकिए और आराम से पढ़िए। 18 नंबर का प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर है। चलिए 18 का ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ए बिल्कुल सही। और उसी के साथ नेक्स्ट 19 नंबर के प्रश्नों को देखें तो 19 नंबर में सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट 20 प्रश्न में 20वें नंबर पर चलते हैं तो 20वें में पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, फार्म हाउस बिल्कुल सही यहाँ पे भरा जाएगा। ठीक, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और यहाँ पे 21 नंबर से लेकर 28 नंबर तक पूरा डायरेक्ट आपको क्वेश्चन के आंसर बताना है। और पहले वाले में आपका नरेशन है, इनडायरेक्ट स्पीच से ये है। यहाँ पे देखिए सेंटेंस ये है आपका, इसको पढ़िए और बताइए कौन सा आपका इनडायरेक्ट नरेशन बनेगा। बहुत अच्छे, यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न में बढ़ चलते हैं। और अगला प्रश्न आपका है 22 नंबर का। इसमें आपको पैसिव वॉइस में सेंटेंस को बदलना है और ये सेंटेंस है आपका, ये सेंटेंस है आपका और ये चारों ऑप्शन है। पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है तो यहाँ पर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? बी बिल्कुल, एक मिनट, बी बता रहे हैं और लगा कहाँ रहे भाई, सी पर लगा रहे हैं, तो बी बिल्कुल सही होगा। क्लियर, चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट पे चलते हैं और अगला प्रश्न आपका 23 नंबर की बात करें। 23 नंबर प्रश्न में यहाँ पे खाली स्थान में सही आर्टिकल को फिल करना है। कौन सा आर्टिकल होगा? माई ग्रैंड मदर वाज, उसके बाद फिर कौन सा आर्टिकल भरा जाएगा? तो यहाँ पे आर्टिकल जो फिल किया जाएगा वो ए भर दिया जाएगा। आ ट्रू ओरिजिनल स्ट्रांग ऑफ करेक्टर, शी रूल्ड आवर फैमिली विथ, उसके बाद फिर जो अगला आर्टिकल फिल किया जाएगा वो एन भर दिया जाएगा, विथ एन आयरन हैंड। क्लियर, तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में आप लोग को प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है और सही प्रीपोजिशन कौन सा होगा ये बताइए। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे पहले वाले में 2 भरेंगे और दूसरे वाले में नियर, यहाँ पे थॉट है, ये थॉट भरेंगे और दूसरे वाले में नियर भर दिया जाएगा। क्लियर, बी ऑप्शन सही होने के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं और दूसरे वाले में सही आपका कंजक्शन कौन सा है, इस सेंटेंस में कंजक्शन कौन सा है ये बताना है। यहाँ पे सी, नाइदर एलिस नॉर मैरी हैज़ केम, ये बिल्कुल सही है। ठीक, क्या हो रहा है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा इसका। और इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 26 नंबर प्रश्न में जो बोल्ड शब्द है, मतलब जो गाढ़ा है, ये वाला शब्द, इसको जो है मिरर में किस प्रकार से, मतलब इसका मिरर कैसा है, उल्टा क्या होगा, यही तो होगा मिरर। अच्छा एक मिनट, गलत, यहाँ पे सिमिलर मीनिंग बताना है इसका बोल्ड शब्द का। यहाँ पर डी हो जाएगा, क्या डी ऑप्शन सही होगा, काम सही हो जाएगा। और इसी के साथ में 27 प्रश्न नंबर प्रश्न चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका अपोजिट बताना है। क्वेश्चन को जब समझेंगे तो आप लोग क्वेश्चन के आंसर को बना पाएंगे। तो यहाँ पे इसका अपोजिट जो है, यहाँ पूछा गया है अपोजिट मीनिंग क्या होगा बोल्ड शब्द का, तो इसकी अपोजिट मीनिंग जो है वो पहला ही लाइक हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, 1 वर्ड इसमें बताना है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये वाक्य है आपका, इसका एक शब्द में क्या मीनिंग होगा। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट 30, 29 और 30 नंबर के प्रश्नों की बात करते हैं। तो इसमें जो अंडरलाइन शब्द किया गया है ये क्या है, ये पूछा जा रहा है। जैसे यस्टरडे जो शब्द लिखा है 29 नंबर प्रश्न में, ये यस्टरडे क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब या कंजक्शन है, क्या है इसमें? तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये नाउन है एक प्रकार से। इसी के साथ अगला प्रश्न आपका 30 नंबर का है। यहाँ पे रॉक्स, ये रॉक्स जो अंडरलाइन किया गया है ये इसमें क्या है, प्रोनाउन, एडवर्ब, नाउन या वर्ब है। तो यहाँ पर ये जो है वर्ब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला पोर्शन जो स्टार्ट हुआ है संस्कृत का पोर्शन है, इसमें
केवल ऑप्शन को बताते चलेंगे, आप लोग मिलान करते चलिएगा। ठीक, चलिए 31 नंबर का प्रश्न ऑप्शन मिलाइए। तो यहाँ पे पहला ही आपका चंद्रोदय बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद ये बिल्कुल सही है। और इसी के साथ अगला जो अंडरलाइन रेखांकित शब्द है राधाया पुत्रः, तो इसका जो है समस्त पद कौन सा होगा? तो यहाँ पर डी बिल्कुल राधा पुत्रः बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट प्रश्न के ऑप्शन को बताइए कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर, चलिए यदि वीडियो अब भी तेज़ी से पढ़ाया जा रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इससे भी स्लो पढ़ाएंगे, मतलब इससे भी स्लो जो है प्रैक्टिस सेट को कराया जाएगा। ठीक, तो 34 का पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इसी के साथ 35 नंबर पर चलते हैं। 35 नंबर का ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, यहाँ पे बी भर दिया जाएगा। अगला है 36 नंबर में पहला ऑप्शन भरा जाएगा। छोटे छोटे प्रश्न जो हैं इसको थोड़ा नहीं करेंगे तो आप लोग इसी में फंसे रहेंगे, तो समय ज़्यादा हो जाएगा, दिक्कत आप लोग के लिए ही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा 37 नंबर में। नेक्स्ट प्रश्न 38 और 39 नंबर की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये गद्यांश लिखा गया है, संस्कृत का गद्यांश है, इस गद्यांश को अच्छे से पढ़िएगा। और 38 नंबर का जो है यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बनाना है। सिंहस्य नाम किम, तो इसका जो है ऑप्शन पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर का प्रश्न, इसमें भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 40 नंबर की प्रश्नों की बात करें तो इसमें पद्यांश दिया गया है, यानी ये श्लोक है, ये इस श्लोक को पढ़िए आप लोग अच्छी तरह से, उसके बाद 40 नंबर का भी प्रश्न बताना है। तो 40 नंबर का ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। क्या पहला सही हो जाएगा? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आपका ये विज्ञान के पोर्शन से लिया गया है। ये आपका जो है प्रश्न विज्ञान से यहाँ से स्टार्ट होता है, 10 प्रश्न है। जैसे क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि एक वृत्तीय पथ पर त्रिज्या r है, तो वृत्तीय पथ के 2 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी तथा विस्थापन का मान बताइए। बहुत अच्छा, चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा। बात करते हैं वस्तु की, तो वस्तु ने जिस स्थान से गति प्रारंभ किया था अगर उसी स्थान पर आकर रुक जाती है तो विस्थापन का मान क्या हो जाएगा? शून्य होगा ना। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे कोई वस्तु है ये, और ये यहाँ से स्टार्ट करती है, ऐसे चलती है और फिर आकर यहीं रुक जाती है, मान लेते हैं। तो इसका केंद्रक ये हो जाएगा, तो ये क्या होगा? ये विस्थापन जब यहीं आकर ये रुक गया तो विस्थापन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जैसे विस्थापन कब होता है? जब एक स्थान यहाँ है और यहाँ चली जाए तो ये इतना विस्थापन होकर इसका कहलाएगा। लेकिन जब ये यहीं था, यहीं घूमकर फिर चली आई तो विस्थापन कुछ हुआ ही नहीं। तो यहाँ पर विस्थापन क्या हो जाएगा भाई? शून्य हो जाएगा। विस्थापन क्या होगा? शून्य हो जाएगा। और दूरी कितनी तय की है? बताइए, दूरी कितनी तय की है? कोई दूरी नहीं तय की है, तो दूरी भी शून्य हो जाएगी। तो यहाँ पे शून्य शून्य दोनों हो जाएगा। क्लियर? तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यही गणित की बात होता तो कि यहाँ पे 360 अंश का वो कोण बना देता, लेकिन यहाँ पे विज्ञान भाषा में ना तो विस्थापन हुई ना तो कोई दूरी तय की गई है। ठीक, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ अगला प्रश्न आपका है संवेग संरक्षण से क्या तात्पर्य है? 42 नंबर का प्रश्न है, संवेग संरक्षण से क्या तात्पर्य है? तो कहीं भी अगर कोई भी निकाय है और उस पर जो बल कार्यरत का है वह बल शून्य हो अगर, तब उस निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग का जो समय के साथ नियत क्या रहता है? जैसे इस प्रकार से निकालेंगे हम लोग। यहाँ पे यफ, एक मिनट, जैसे यफ ये वेक्टर है, ठीक है, बराबर होता है डी एफ और उसके बाद अपान में डी टी, इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है? अगर ये शून्य है तो ये पी क्या हो जाएगा? तो पी क्या हो जाएगा भाई? तो पी क्या होगा? नियतांक हो जाएगा। इसको कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट या नियतांक। तो यहाँ पी के जो है ये आपका ऑप्शन नंबर जो सही होगा इसमें वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये नियतांक है। यहाँ पे पी के का मान नियतांक है, यहाँ पे पी का मान नियतांक होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका 1 किलोवाट प्रति घंटा कितने जूल के बराबर होता है? चलिए क्वेश्चन को आंसर को बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल 3.6 × 10⁶ जूल जो है 1 किलोवाट प्रति घंटा के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा इसका।
और इसी के साथ अगला 44 नंबर का प्रश्न है, परमाणु बम का जो निर्माण हुआ उसको किसने किया है? परमाणु बम का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो ये ऑटो हॉर्न के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एंटीबायोटिक रोग फैलाने वाले किस वाहक प्रभावित नहीं करते हैं? मतलब किस वाहक को प्रभावित नहीं करते हैं? कौन से वाहक हैं जो एंटीबायोटिक रोग फैलाते हैं, वो उसको प्रभावित नहीं करते हैं एंटीबायोटिक को? तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, विषाणु हो जाएंगे। क्या? विषाणु ऑप्शन सही होगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, भारी जल किसे कहा जाता है? ड्यूटीरियम ऑक्साइड सुने होंगे आप लोग, ड्यूटीरियम ऑक्साइड को ही भारी जल कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी D2O बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ नेक्स्ट है आपका, एक पादप जाति की आवासीय स्थिति को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे इसको निकेत कहा जाता है। क्या? निकेत भी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, ठोस बर्फ किसे कहते हैं? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसको नहीं, ठोस को कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन, इसी को ठोस बर्फ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? यहाँ पे कैल्शियम होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। क्योंकि कैल्शियम से ही हमारी पूरी बॉडी की जितनी भी अस्थियां हैं वो बनी होती हैं, इसलिए ये जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगले प्रश्न में चलेंगे। और अगला प्रश्न आपका है कि किस तत्व का उपयोग रेडियोथेरेपी में किया जाता है? तो रेडियोथेरेपी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेडियम का प्रयोग किया जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर पहला ही रेडियम बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और अगला पोर्शन मैथ का है। मैथ के प्रश्नों को स्किप करेंगे क्योंकि ये सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। आप लोग वहाँ पर वीडियो में जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्लियर? और अगर खुद सॉल्व करना चाहते हैं आप लोग तो हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस को सर्च कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। वहाँ से ये सारा PDF सेम हूबहू आपको ये प्रैक्टिस सेट वहाँ से मिल जाएगा। लोड करने के बाद खुद सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले पोर्शन पे हम लोग चलते हैं। और ये ग्रामीण जो है पर्यावरण अध्ययन से ये जो है लिया गया है। इसमें 10 प्रश्न हम लोग करेंगे। तो इसमें पूछा गया है कि वह प्रक्रिया जिसके कारण चट्टान अपने ही स्थान पर टूटती फूटती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसको अपक्षयन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत के किस भाग में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? अच्छा प्रश्न है और इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो सी बिल्कुल सही होगा। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र जो है सबसे अधिक वहाँ पे तापांतर पाया जाता है, वो भी दैनिक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका है, गांधी जी ने जो है साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की है? चलिए बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल 1915 में अहमदाबाद में ही जो है साबरमती आश्रम की जो है स्थापना की गई है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक की बात करें तो मिर्जा गुलाम मोहम्मद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए बताइए फटाफट इसका कौन सा आंसर होगा। यहाँ पे भारत के संविधान के मूल अधिकारों का विवरण किस भाग में है और किस अनुच्छेद में निहित है? चलिए कमेंट करके बताइए। यहाँ पे मूल अधिकारों की बात किया गया है। देखिए जो मूल फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो अलग हैं और जो कर्तव्य फंडामेंटल राइट्स अलग होते हैं। जैसे एक मूल कर्तव्य है और एक मूल अधिकार है। ठीक, तो कर्तव्य अलग है और अधिकार जो है वो अलग है। तो यहाँ पे मूल अधिकारों की बात किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा वो सी बिल्कुल भाग 3 में है और ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है। क्लियर? चलिए बहुत अच्छे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है वो जो है सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, संसद के 3 अंगों में कौन कौन समाहित होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। संसद में लोकसभा और राज्यसभा तो होते ही हैं, साथ साथ राष्ट्रपति भी होता है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तीनों सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें सभी सही होंगे। ये सभी सही होते हैं जो संसद में समाहित होते हैं। यानी संसद जो बनता है ये राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? यह किन 2 स्थानों को जोड़ता है?
यहाँ पे लंबा राष्ट्रीय मार्ग भी जोड़ पूछा गया है, कौन सा है और ये किन दो स्थानों को जोड़ता है, ये भी पूछा गया है इसमें। यहाँ पर भी बिल्कुल सही होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जो है ये इसी को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इस ऑप्शन के अनुसार यहाँ चारों जो हैं इसके अनुसार यही भी बिल्कुल सही है। क्लियर? तो ऑप्शन के अनुसार आप लोग आंसर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके हैं, भारत सरकार द्वारा जो नोट निकालने के लिए अनुपातिक कोष प्रणाली है वो कब बनाई गई या कब अपनाई गई है? तो यहाँ पर डी 1920 बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में इको मार्ग योजना कब प्रारंभ की गई? भारत में इको मार्ग योजना कब प्रारंभ की गई? तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन 1991 में इसका जो है शुभारंभ हुआ। सी बिल्कुल सही ऑप्शन 1991 सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट 80 नंबर के प्रश्न की बात करें तो सूखे से निपटने का जो व्यवस्थित सरकारी प्रयास है वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुआ? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो महालनोबिस पर आधारित योजना थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न आपका है, इसमें शिक्षण की पाठ्य पुस्तक विधि कौन सी है? शिक्षण की पाठ्य पुस्तक, यहाँ पे शिक्षण विधियाँ के 10 प्रश्न यहाँ पे स्टार्ट हुए हैं 81 से 90 तक। इसमें पाठ्य पुस्तक की विधि पूछी गई है, वो भी शिक्षण की। तो इसमें पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा, जो पारस्परिक विधि है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान गेज के अनुसार शिक्षण क्या होता है? तो पहला व्यवहार में परिवर्तन ही मनोविज्ञान का गेज होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन, यही इसके अनुसार ही शिक्षण होता है। ठीक, तो यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला है, गेस्टाल्ट शब्द से आप क्या समझते हैं? तो गेस्टाल्ट शब्द से जो समझना है वो सूझबूझ द्वारा सीखना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, समीपस्थ का नियम समीपस्थ से संबंधित है ये। अगला है, पेस्टोलॉजी ने शिक्षा को मनुष्य के किस रूप में माना है? पेस्टोलॉजी ने शिक्षा को मनुष्य के इन सभी के रूप में माना है, चाहे वो स्वाभाविक हो या फिर सामंजस्यपूर्ण हो या प्रगतिशील विकास हो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, विद्यालय किस शिक्षा विधि का उदाहरण है? तो यहाँ पर भी औपचारिक शिक्षा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न की बात करें, समावेशी शिक्षण विधि का दर्शन क्या होता है? तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा, विद्यार्थियों की असमानता का ज्ञान जो होगा वही समावेशी शिक्षा विधि का दर्शन कहलाता है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, पाठ्य योजना का प्रथम बिंदु क्या होता है? पाठ्य योजना का प्रथम बिंदु बताइए। चलिए, यहाँ पे पहला ही प्रस्तावना कथन बिल्कुल सही है। प्रथम बिंदु क्या होता है? प्रस्तावना ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यार्थियों की मूल्यांकन किस रूप में होना चाहिए? तो विद्यार्थियों का मूल्यांकन है वो किस प्रकार से होना चाहिए? मौखिक, लिखित, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे दोनों प्रकार से होनी चाहिए, चाहे वो मौखिक हो या लिखित हो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ नेक्स्ट, 4 वर्ष के बच्चों का शब्द भंडार कितना होता है? यानी कि 4 साल का जो बच्चा है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उसके अंदर जो है शब्दों को संग्रहित करने का क्षमता कितनी होती है, कितने शब्दों को संग्रहित कर सकता है? तो यहाँ पे लगभग 1600 शब्द हैं। ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय क्या है? तो राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो है वो स्वायत्त संगठन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, स्वायत्त संगठन। और उसी के साथ अगला प्रश्न जो स्टार्ट हुआ है ये मनोविज्ञान से लिया गया है। यहाँ पे देखिए, एक समूह के सदस्यों में, ध्यान दीजिएगा, एक समूह के सदस्यों में समूह के औसत से मानसिक या शारीरिक विशेषताओं का विचलन ही व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। बिल्कुल सही है। तो यह कथन किसका है? तो पहला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे जेम्स ड्रेबर का ये कथन है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और इसमें संवेगिक विभिन्नता क्या दर्शाती है, ये बताइए। चलिए कमेंट करके बताइए, संवेगिक जो विभिन्नता है ये क्या दर्शाती है? तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन, संवेग की मात्रा में विभिन्नता, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भिन्नता होती है संवेग की मात्रा में वो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न आपका है, प्रारंभिक बाल्यावस्था अन्य किन नाम से भी जाना जाता है? यानी ये जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है?
तो ये जीन पियाजे के अनुसार प्राक स्कूल अवस्था जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला है आंधी तूफान की अवस्था, ये जो है ये किशोरावस्था को कहा जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और इसमें क्रियात्मक विकास का संबंध किससे होता है? तो यहाँ ए बिल्कुल शारीरिक क्रिया से होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रस्तावना प्रश्न का संबंध किससे होता है? चलिए बताइए, प्रस्तावना प्रश्न जो होता है इसका संबंध किससे होता है? तो इसका संबंध जो होता है वो पूर्व ज्ञान से होता है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसके द्वारा किया गया है? कोहलबर्ग, जीन पियाजे, वाइगोस्की या यंग के द्वारा किया गया है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की बात किया गया है तो ये ऑप्शन नंबर बी जीन पियाजे बिल्कुल सही हो जाएगा। और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 जो है चरणों को बताया है। इसी के साथ अगला ऐसा पुनर्वर्तन जो अनुक्रिया की संभावना को कम करता है उसे क्या कहा जाता है? चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बनाते रहिए। 97 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, निंदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको निंदा कहा जाता है। अनुबंधन क्या है ये बताइए। चलिए ये सब तो आप लोग बहुत अच्छे तरह से जानते होंगे। अनुबंधन क्या है? तो अनुबंधन वो है जो उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच अंतर संबंध बनाता है, उसी को अनुबंधन कहा जाता है। यानी पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ए बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, मैस्लो के अनुसार आवश्यकता कितने प्रकार की होती है? जो आवश्यकता है अब्राहम मैस्लो के अनुसार वो कितने प्रकार की होती है? तो ये 5 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला है आपका मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालक की जो बुद्धि लब्धि है वो कितनी होती है? तो वो लगभग 85 होती है, या 85 से कम भी कह सकते हैं यहाँ, लेकिन इससे अधिक नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि 90 से स्टार्ट होती है और 110 तक जाती है। औसतन 100 मानी जाती है सामान्य बच्चों की, बालकों की बुद्धि लब्धि। लेकिन यहाँ पे पिछड़े बालक की बात किया गया है, इसलिए ये बिल्कुल 85 सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया 9 जुलाई 2017 को शुरू किया गया जो योजना है जिसका नाम स्वयं योजना है, यह किससे संबंधित है? तो यहाँ पे ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। कक्षा 9 से जो स्नातक तक ऑनलाइन कोर्सेज हैं ये स्वयं योजना से संबंधित है और ये 9 जुलाई 2017 को स्टार्ट किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही आपका सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और इसमें एच इंडेक्स, ये एच इंडेक्स का संबंध किससे है ये बताइए। बहुत अच्छा, यहाँ पे सी बिल्कुल किसी लेखक के प्रकाशन से ही जो संबंध रखता है वही एच इंडेक्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ अगला प्रश्न 103 नंबर का है कि किस स्थान से कांस्य युगीन प्रथम रथ का साक्ष्य मिला है? सिनौली है, मथुरा है, कालीबंगा है, रंगपुर है। तो यहाँ पे पहला ही सिनौली से ही ये जो है कांस्य युगीन प्रथम रथ का साक्ष्य मिला है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से डाक टिकट जारी करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया है? इजराइल, रूस, फ्रांस, जापान। तो ये रूस के साथ, रसिया के साथ किया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आरबीआई ने किस लघु वित्त बैंक का दर्जा प्रदान कर लिया? तो यहाँ पे भी बिल्कुल शहरी सहकारी बैंक का ये दर्जा प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। बाबा कल्याणी समिति का गठन किस क्षेत्र के सुधार के लिए गठित किया गया है? जल नीति के लिए, उद्योग नीति के लिए, या फिर SEZ नीति के लिए, या कार्बन उत्सर्जन नीति के लिए? तो यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। SEZ जो नीति है इसमें सुधार के लिए बाबा कल्याणी समिति गठन की गई है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है कि सौर जल निधि योजना की शुरुआत कब की गई और किस राज्य में की गई? चलिए बताइए फटाफट आंसर कौन सा सही होगा यहाँ पे। तो इसका जो है शुरुआत ओडिशा राज्य में किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ओडिशा, देखते हैं कहाँ है। आई एक मिनट, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे ये असम में किया गया है। अच्छा ओडिशा है, ठीक है। यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक,
दिख ही नहीं रहा था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका है कि देश का पहला रेलवे स्टेशन जहां सौर ऊर्जा का पूर्णतः प्रयोग हुआ है वो कौन सा है? तो वो असम का जो है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है पहला ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, उबेर कप 2018 का विजेता कौन सा देश रहा? 2018 का विजेता उबेर कप का कौन सा रहा? चलिए बताइए आंसर इसका। तो पहला ही जापान बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। कौन सा? जापान बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे उपविजेता की बात करते हैं तो उपविजेता जो रहा वो आपका थाईलैंड रहा। अगला प्रश्न है, ये देखिए ये विजेता रहा और ये उपविजेता रहा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में देवी अहिल्याबाई योजना किस लिए शुरू की गई है? तो यहाँ पर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ये लड़कियों को जो स्नातक तक मुफ्त शिक्षा देना ही इसका लक्ष्य है, इसलिए ये देवी अहिल्याबाई योजना को स्टार्ट किया गया है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, गीतांजलि नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो ये तो सभी को मालूम है, ये प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गीतांजलि नामक पुस्तक की रचना की गई है। भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ये हिस्ट्री से संबंधित पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न आपका, रिमेन्स ऑफ द डे नामक पुस्तक की रचना किसने की? यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही होगा। किमी राइकोनेन जो है इनके द्वारा रिमेन्स ऑफ द डे नामक पुस्तक की रचना की गई। भी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, लोकायन 18 के तहत किस भारतीय मुद्रा पोत ने पूरे विश्व का भ्रमण कर लिया है? तो INS तरिणी इसका नाम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है उसकी लंबाई कितनी है? लंबाई का तात्पर्य है ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पे 182 मीटर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, आदिवासी उत्सव जिसका नाम है आदिवासी मतलब आदि उत्सव नाम है इसका आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो ये नई दिल्ली में की गई है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं और इसमें इंग्लैंड का इप्सम स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? इंग्लैंड का ये स्टेडियम है इप्सम स्टेडियम, और यह किसके लिए प्रसिद्ध है ये बताइए? क्रिकेट के लिए, फुटबॉल के लिए, खो खो के लिए या डर्बी के लिए? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो सही होगा वो डी डर्बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पे इसके चलते हैं और इसमें भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है? तो पहला ही बेटन कप ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, चाइना मैन जो है किस शब्द से संबंधित है? चाइना मैन किस शब्द से संबंधित है? क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और क्रिकेट से ही खेल की संबंधित बात करते हैं तो इनमें अनेक शब्दावलियाँ आती हैं। एक चाइना मैन तो है ही, साथ साथ बॉलर, क्रिकेट, फ्रीज, डेड बॉल, शॉर्ट पिच, ये सभी किससे संबंधित हैं? क्रिकेट से ही संबंधित है। अगला प्रश्न है, 2019 का क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा? अच्छा ये पुराना है, ये तो हो चुका है, कोई बात नहीं। यहाँ पे ऑप्शन इसका लेकिन बता देते हैं, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये हो चुका है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर एक मिनट, ये 19 नंबर में मैं, ठीक है हाँ चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे 19 नंबर में इंग्लैंड में ये आयोजित किया गया था ना, शायद ऑस्ट्रेलिया बता दिया था, इसको संशोधित कर लीजिएगा। ये जो है अगर पूछा जा सकता है तो यहाँ पे बी यानी इंग्लैंड में ये आयोजित हुआ है। ठीक, इसी के साथ अगला जो है उसमें पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है ये 18 मई को मनाया जाता है। डी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। अगला प्रश्न है कि किस उपनिषद में श्री कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो उपनिषद की बात करते हैं तो उपनिषद छंदोग्य उपनिषद जो है इसी में सर्वप्रथम श्री कृष्ण का उल्लेख मिलता है। भी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। और सिकंदर के आक्रमण के समय अगर बात करते हैं मगध पर कौन शासन कर रहा था या कौन शासन के उस समय शासन किया था या कर रहा था, उसका क्या नाम है ये बताना है इस प्रश्न में। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, घनानंद, अजातशत्रु। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। घनानंद उस समय जो है मगध की राजगद्दी पर बैठा था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, बखीरा पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है?
तो बखीरा जो है संत कबीर नगर में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जापान का प्रतिष्ठित अवार्ड जिसको निक्केई एशिया के नाम से भी जाना जाता है, ये अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये बिल्कुल बिंदेश्वर पाठक को दिया गया। ये बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। और इसमें यूएन पर्यावरण ने भारत के किस संस्था के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया है? तो ये BCCI पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके तहत बात करते हैं ग्रीन क्रिकेट को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर, इसमें फीफा वर्ल्ड कप 2018 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? वैसे ये हो गया है, लेकिन ये जो 2018 का फीफा वर्ल्ड कप हुआ है ये आपके रूस में हुआ है। ठीक, और 2022 कतर दोहा में तो होना ही संपन्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन इसके अनुसार 2018 का ये सही है, लेकिन 22 की बात करते हैं तो कतर दोहा में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपका, कौन सी मूर्ति शिल्प के चरमोत्कर्ष को व्यक्त करती हैं? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल एलिफेंटा की जो मूर्तियाँ हैं ये इनको व्यक्त करती हैं। बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंट आबू और जो अनिहिलवाड़ा है इसके मंदिरों का निर्माण किसने करवाया है? तो यहाँ पे माउंट आबू की बात करते हैं तो इसका जो है दोनों मंदिरों का निर्माण जो है सोलंकी शासकों ने करवाया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, महान धार्मिक जो घटना महामस्तकाभिषेक हुआ है वो किसके लिए किया जाता है या की जाती है? 129 का ऑप्शन नंबर सी, ये बाहुबली के लिए की जाती है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। अगला प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा का नाम है? जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये किसकी प्रतिमा का नाम है ये बताइए। तो ये जो है हमारे प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित स्मारक है और ये इन्हीं के नाम पर बनाई गई है। तो यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल के नाम के स्मारक का ये नाम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो रीजनिंग से स्टार्ट होता है इसको हम ऑप्शन को बताएंगे, आप लोग लगाइएगा, हमारे साथ ऑप्शन को मिलान करिएगा कि कितने प्रश्न आपके सही बने हैं। 5 प्रश्न इसमें होगा। इसमें 131 में ऑप्शन नंबर डी आपका 90 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 32 की बात करते हैं तो 32 में पहला बिल्कुल सही होगा। और वहीं 33 की बात करते हैं तो 33 में भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। 34 पे चलते हैं और 34 में ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं और इसमें कथन निष्कर्ष से संबंधित ये क्वेश्चन है। 135 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ना तो 1 और ना तो 2 ही, इसमें कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। 36 ये कंप्यूटर का प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि कौन लाइसेंस मुक्त तथा मुफ्त में उपलब्ध संसाधन है? तो यहाँ पे ओपन एजुकेशनल रिसोर्स जो है ये मुफ्त में उपलब्ध संसाधन है। ऑप्शन नंबर पहला ही यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, CMI इसका पूरा नाम बताइए। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए इसका पूरा नाम क्या होगा CMI का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही होगा। कंप्यूटर मैनेज इंस्ट्रक्शन बिल्कुल सही ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रोग्राम मॉडिफिकेशन को क्या कहा जाता है? जो प्रोग्राम मॉडिफिकेशन होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको पैचेस कहा जाता है। सी सही होगा। अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर की संगणना क्षमता जो है वो कितनी होती है? सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छे ऑप्शन पहला ही सही होगा। 10⁻12 PF पर सेकंड के हिसाब से होती है और इसकी क्षमता को PF में मापा जाता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न आपका है, पासवर्ड क्या होता है? पासवर्ड क्या होता है? तो पासवर्ड जो होता है वो गोपनीय कोड होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे आपका जीवन कौशल अभिव्यक्ति से प्रश्न स्टार्ट हुए हैं। 10 प्रश्न में हम लोग फटाफट कवर करेंगे। चलिए लेते हैं प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न जो है आपका उसमें पूछा गया है कि दूसरे व्यक्ति को आहत किए बिना अपनी राय व्यक्त करने का कौशल क्या कहलाता है? यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा, उसको प्रभावी संप्रेषण कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, शिक्षक आचार संहिता के संदर्भ में कौन सा विकल्प उपयुक्त माना जाएगा?
तो यहाँ पर भी सी ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। यह मानक व्यवहार भी है और यह सूचना पुस्तिका का संबंध शिक्षक और आचार संहिता से भी रखता है, इसलिए सी बिल्कुल सही ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलिए पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। किस प्रकार की शिक्षण नीतियाँ जो हैं वस्तुनिष्ठ होती हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। जो जनतांत्रिक होती हैं यही वस्तुनिष्ठ होती हैं, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, जो आंतरिक प्रेरणा के गुणारोपण है वो किसके सिद्धांत की व्याख्या, मतलब इसके सिद्धांत की व्याख्या किसने की है। तो ये फ्रीटज इधर के द्वारा की गई है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन फ्रीटज इधर। अगला प्रश्न है, सहज प्रेरणा कटौती सिद्धांत किस अवधारणा से पनपा है। चलिए बताइए इसका। सहज कटौती प्रेरणा की बात किया गया है यहाँ पे, ये सिद्धांत है और ये जो है जैविक सहज प्रेरणा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं और इस प्रश्न में, एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में स्व अनुशासन की भावना को किस प्रकार से प्रेरित करेंगे। चलिए मान लेते हैं आप एक शिक्षक हैं, तो आप जो है किस प्रकार से स्व अनुशासन की भावना बच्चों में प्रेरित करेंगे, ये बताइए। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, इसमें देखिए। जो भी आंसर आपको अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में बताइए, जो आंसर सही हो। तो यहाँ पे जिम्मेदारी सौंप कर उसको, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है इसका, ठीक, ध्यान रखिएगा। भी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगला प्रश्न है, एक शिक्षक होने के नाते आप स्कूल में सही समय पर पहुँचते हैं तो इसका छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जब आप समय से पहुँचेंगे तो स्टूडेंट या छात्र भी सोचेंगे कि हमें भी समय से जाना है, तो समय की पाबंदी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते रहिए। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तुत जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो किसके अनुसार नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार जो है नैतिक विकास के चरण जो हैं वो कितने चरणों में संपन्न होता है। 5 चरण, 6 चरण, 7 चरण, 8 चरण। तो यहाँ पे ये 6 चरणों में संपन्न होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो अगले प्रश्न में आपका ये कथन है, एक प्रकार से पुरस्कार व्यक्ति में अच्छे कार्य करने की प्रेरणा जागृत करता है। पुरस्कार क्या है, व्यक्तियों में अच्छे कार्य करने की प्रेरणा जागृत करता है। तो ये किसने कहा है, ये किसका कथन है, ये बताइए। मैकडोनाल्ड का है, थॉर्नडाइक का है, अब्राहम मैस्लो का है या रायबर्न का है। तो ये रायबर्न का कथन है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ेंगे। तो इसमें पूछा गया है कि विद्यालयों में दिए जाने वाले दंड के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। तो विद्यालयों में जो दंड दिए जाते हैं वो प्रतिबंधात्मक विकल्प इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और ऑप्शन ए सही होने के साथ हम लोग यहाँ पे 150 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। मैथ के प्रश्नों को छोड़ दिया जाए तो आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।